2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी हांग गुंग-जू के नाम से। और इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था प्रिंसेस हान। बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक लड़की को हाई स्कूल में कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इन सब मुश्किल हालात को फेस करने के बावजूद भी उसके माँ बाप जो होते हैं उनका कोई भी ख्याल नहीं रखते और वो अपनी दोस्तों के साथ ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सही और गलत की पहचान ना होने की वजह से शी इज SA/R बाय मोर देन 44 पीपल। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करती हैं। वो नई दोस्त बनाने की कोशिश करती हैं और ये दिखाया जाता है कि एक लड़की को कितना मुश्किल होता है इन सब हालात से गुजरना, और इन सब के बावजूद उसके माँ बाप ही नहीं है टू comfort her or to properly deal with this trauma। आप ये सोच रहे होंगे कि the scenario is so outrageous that it must be a movie or made up story, but it's actually based on real life event called मिलियांग इंसिडेंट। इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर हैं मूवी रिलेटेड। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं मूवी को और रियल लाइफ स्टोरी को कंपेयर करने वाला हूँ। मिलियांग इंसिडेंट पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये बात है अराउंड 2003 की। एक लड़की थी तारा चॉय और ये उसका फेक नेम है फॉर दिस वीडियो, और ना ही कभी लीगली उसका नाम बताया गया है कि उसका असली नाम क्या था, ऑल्दो इट वाज लीक्ड। तो तारा चॉय उसान सिटी में रहती थी और मिडिल स्कूल में पढ़ती थी और 1989 को बॉर्न हुई थी। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल हो गई होगी। तारा की परवरिश एक बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली में हुई थी। हिज फादर वाज अडिक्टेड टू अल्कोहल। वो इतनी ज्यादा शराब पीती थे कि बात करने के काबिल नहीं होते थे। तारा के पेरेंट्स के बीच डिवोर्स भी हो गया जब तारा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल थी। तारा की मां ने डिवोर्स लेने के बाद घर भी छोड़ दिया और अब तारा के डैड पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, तारा और उसकी एक बहन और भाई। इन द मूवी प्रिंसेस खान इज सीइंग बाउंसिंग अराउंड हाउसेस एंड शी इज एक्चुअली लिविंग विद अ फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड एंड हर बॉयफ्रेंड फादर। इट जस्ट पोर्ट्रे द ब्रोकन होम ऑफ दीज टीनेजर बाउंसिंग अराउंड हाउसेस टू हाउसेस वेरी अनस्टेबल। लेकिन रियल लाइफ में तारा अपने डैड के साथ रहा करती थी और ये भी कहा जाता है कि तारा के जो डैड थे वो अपने बच्चों के साथ फिजिकल भी हो जाते थे, अपने बच्चों को मारा भी करते थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि तारा की परवरिश किस तरह की फैमिली में हो रही थी। जून 2003 तारा एक रैंडम चैट में एंटर हो जाती हैं टू टॉक समवन, और यहाँ पर तारा की मुलाकात एक 17 साल लड़की से होती है जिसका नाम होता है किम, जो कि 1986 में पैदा हुआ था, जिसने तारा को बताया कि वो मिलियांग सिटी में रहता है और पढ़ता भी वहाँ है, विच वॉज जस्ट राइट नेक्स्ट टू उसान। ये भी कहा जाता है कि तारा किम से मिली भी थी और ये बात ज्यादा क्लियर नहीं है कि वो कैसी मिली थी, और ये भी कहा जाता है कि किम ने उसका नंबर भी लिया था किसी से, लेकिन वो दोनों महीनों से एक दूसरे से इंटरनेट पर बात कर रहे थे बिफोर मीटिंग इन रियल लाइफ। जनवरी 2004 किम ने तारा को बताया कि मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। अब तारा को तो इस बात की सीख मिली ही नहीं थी कि किससे मिलना है और किससे नहीं, और किससे चीज लेनी है और किससे नहीं। शी वॉज काइंड ऑफ अलाउड टू डू आई गेस वट एवर शी वॉन्टेड टू डू। और फाइनली तारा ने ये डिसाइड किया कि वो किम से मिलने जाएगी और वो उसान सिटी से मिलियांग सिटी चली गई एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में एक शहर से दूसरे शहर चली गई एक अनजान लड़के से मिलने। इससे आप अंदाजा लगा ले कि वो कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। प्रोफेशनल्स कहते हैं जिन्होंने तारा की केस पर काम किया था कि तारा वॉज अनफॉर्चुनेटली द परफेक्ट विक्टिम, क्योंकि जब आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहां पर सब कुछ बिखर चुका हो और जहां पर बच्चों को माँ बाप वाला प्यार नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को जब किसी से थोड़ा सा अटेंशन मिलता है या फिर कोई थोड़ा सा मोहब्बत के साथ बात करता है तो वो ये सोचता है कि ये कितनी अच्छी तरीके से मेरे साथ पेश आ रहा है, ये कितनी मोहब्बत के साथ मुझसे बात कर रहा है और मुझे कितना अटेंशन दे रहा है। जो प्यार मोहब्बत उसे अपनों से नहीं मिला वो ये शख्स दे रहा है। तो जो 17 साल का लड़का था उसने तारा से कहा कि चलो मिलते हैं, मजे करेंगे। तारा कंप्लीटली फेल फॉर इट and finally Tara meet with Kim in real life. Apparently they met at location where secluded from a lot of people. और तारा को यहाँ पर पता चलता है कि किम अकेले नहीं आया है, वो अपने दोस्तों को भी
साथ लाया है। और थोड़ी ही देर बाद तारा को एक स्टील रॉड से सर पर मारकर बेहोश कर दिया जाता है और लगभग 12 लड़के किम की उम्र के तारा को घसीट किया उठा के एक मोटल के अंदर ले आते हैं, जिसको उन्होंने पहले ही रेंट पर लिया था। अब यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं कि कैसे उन्होंने एक मोटल के अंदर एक रूम रेंट पर लिया, विच इज इलीगल। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप एक रूम रेंट पर नहीं ले सकते, वो इलीगल है। चलो अगर हम ये बात मान भी ले कि उन्होंने किसी तरीके से उस रूम को रेंट पर लिया, तो इस बात को कैसे मान ले कि तारा को रूम में ले जाते वक्त उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। सो माई थॉट इज दैट कि जो मोटेल के पीछे कड़कियां होती हैं, मे भी उन्होंने तारा को उन कड़कियों से अंदर किया होगा। When the first happened, not only rape happened, but these are very bad people. They knew exactly what they were doing. और घर भेजने से पहले उसे धमकी दी कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को बताया तो हम इन फोटोज और वीडियोस को लीक कर देंगे, इसे तुम्हारे डैड को भेज देंगे, तुम्हारे सारे दोस्तों को भेज देंगे, तुम्हारे टीचर को भेज देंगे। Your whole school see these disturbing videos and photos and I think this was a major fear tactic that they would use on their victim. मूवी में इस सीन को थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है। प्रिंसेस हान, उसकी एक दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड साथ रहते हैं और उसकी दोस्त का एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जिसका सब लोग मजाक उड़ाते रहते हैं और वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे ग्रुप में रहना है। तो ये जो लड़का होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, हर किसी से डरता है और अपने ग्रुप में जितनी भी लड़के होते हैं उनकी हर एक बात मानता है ताकि वो बस ग्रुप में रहे किसी भी तरह। He invites these bad friends to his house because that is what they wanted to do. सब पार्टी करने लगते हैं, सिगरेट शराब पीकर सब हाई हो जाते हैं और तब अपार्टमेंट में ये इंसिडेंट पेश आता है। मूवी में दिखाया गया है कि ये इंसिडेंट सिर्फ एक बार ही हुआ था, लेकिन रियलिटी में ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। तारा के साथ ये सब कुछ पूरा साल हो रहा था। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, 11 मंथ्स तक तारा के साथ ये सब कुछ होता रहा। एट द एज ऑफ 14 उन लड़कों के पास तारा के डैड का नंबर था, यहाँ तक कि उन लड़कों के पास तारा के घर का फोन नंबर भी था। तो वो घर के फोन नंबर पे कॉल करके तारा को बाहर बुलाते और अगर तारा मना करती तो उसको धमकी देते कि हम तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे डैड को भेज देंगे, लीक कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो पूरे 1 साल तक उसे प्लेग्राउंड, खाली बसेस, स्कूल और अलग अलग मोटेल्स में जबरदस्ती बुलवाया जाता था। और एक स्टूडेंट था जो कि हॉस्टल में रहता था बिकॉज ऑफ स्टडी, और कभी कभी तो तारा को वहीं पर ही बुलाया जाता था। तारा ने बताया कि हर एक मर्तबा 7 से 10 लोग आते थे और हर एक मर्तबा नए लड़के होते थे और उनके पास जो मनी होती थी जो उसे घर से मिलती थी बस टिकट के लिए, खाना खाने के लिए, वो पैसे भी वो लड़के उनसे छीन लेते थे। एंड हियर इज द पार्ट दैट इज जस्ट सो हार्ड टू रैप योर हैंड अराउंड इन। न्यूज और न्यूज़पेपर में ये बताया गया था कि टोटल 44 सस्पेक्ट थे, लेकिन रियलिटी में ये सस्पेक्ट 120 से भी ज्यादा थे, 120 प्लस। तारा ने 120 सस्पेक्ट में से 44 सस्पेक्ट के नाम पुलिस को बताए। अब जाहिर सी बात है कि तारा को उन सारे 120 सस्पेक्ट के नाम और शक्ल तो याद नहीं होंगे, तो जो उसे याद थे वो सारे उसने पुलिस को बता दिए और जो 44 सस्पेक्ट थे उसे पुलिस ने उठा लिया और इंटरोगेशन शुरू की। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? तो हुआ ये कि जब किम ने ये सब कुछ किया उसने ये सब बातें अपने ग्रुप्स में शेयर की। अब उस ग्रुप में ऐसे भी लड़के होते थे जो दूसरे ग्रुप्स में जाया करते थे और दोस्तों के साथ बैठा करते थे, तो वो लड़के ये सब कुछ उस ग्रुप्स या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते थे और इस तरह ये सब कुछ फैलता गया लाइक अ फायर ऑफ जंगल कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की है जिसे हम बाहर बुला सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। आई मीन द साइकोलॉजिस्ट ट्रिक दैट वाज यूज्ड इन दिस केस was crazy। वो सिर्फ आपको धमका नहीं रहे बल्कि आपकी उनके पास कुछ इस तरह की बेजार और डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं जिसकी वजह से आपको सैकड़ों लोग जानते हैं। दिस इज वेरी स्कैरी सिचुएशन फॉर इवन एडल्ट्स एंड यू आर लेटिंग अ 14-year-old गर्ल टू डील विद दिस। एक जगह पर यह भी लिखा गया था कि उन लड़कों ने तारा की छोटी सिस्टर और कजन को भी किसी तरह बाहर बुला लिया था, लेकिन किस्मत से उन लड़कों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फिजिकली असॉल्ट किया और जो चीजें उनके पास थी
वो चुरा ली। जब मैं ये सब कुछ लिख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे 100+ इंसान की शक्ल में शैतान कैसे हो सकते हैं। वीडियो के शुरू में मूवी के बारे में बात करते हुए हमने तारा के फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और ग्रुप में रहने के लिए कुछ भी करता है, अपनी दोस्तों की हर तरह की बात मानता है। तो मुझे क्या लगता है कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जो 100+ लड़के थे शायद ये ऐसे थे ही नहीं, इन्हें ऐसा बनाया गया था। ग्रुप में रहने के चक्कर में और दोस्तों की मजाक उड़ाने से बचने के लिए शायद उन्हें ये काम करना पड़ा था। Another unfortunate thing was that Sarah was used to kind of this environment, जहाँ पर तारा के डैड अपने बच्चों के साथ फिजिकल हो जाते थे, अपने बच्चों को मारा करते थे। तारा बिल्कुल ही बिगड़ चुकी थी। Of course, what happened to her in her home versus this is very different। और एक ऐसी जगह पर आप बड़े हो रहे हो जहाँ पर आपको मारा जाता हो और आपके साथ इतना बुरा कुछ हो रहा हो और कोई है ही नहीं बताने के लिए। तो तारा के मुताबिक नवंबर तक वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी। वो खुद ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी इलाज करने के लिए, और जो कुछ भी तारा के साथ हो रहा था वो उसकी उम्र के लिहाज से ठीक नहीं था। और आखिरकार उसकी जो आंटी थी उसने नोटिस किया कि इस बच्ची के हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे। तो तारा की जो आंटी थी उसने तारा के साथ बैठ के बात की। अब तारा को तो कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो सब कुछ बता सके, और तारा ने सब कुछ अपनी आंटी को बता दिया। और सबसे दुखी कर देने वाली बात यह है कि जिस औरत की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी इस वक्त पर वो नहीं थी, यानी कि उसकी माँ। तारा की जो आंटी थी उसने तारा की मदर को फोन किया और दोनों पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस को सारा केस समझाया। और तारा की फैमिली ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि इस केस को जितना सीक्रेट रखा जा सकता है रखा जाए, और एक और रिक्वेस्ट की गई कि इन्वेस्टिगेटर को फीमेल रखा जाए ताकि तारा पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करे और वो सब कुछ डिटेल से बताए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तारा का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो अपने आप में ही खून को उबाल देने वाला प्रोसेस था। इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर ने तारा से इस तरह के सवाल पूछे जो कि मेरे जुबान पर तो नहीं आ रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ रिवील कर देते हो कि विक्टिम कौन है, वो कहां पर रहता है और उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर नहीं रुका। जब पुलिस विक्टिम की मदद से सस्पेक्ट की पहचान कर रही थी तो सस्पेक्ट और विक्टिम को आमने सामने बिठाया हुआ था। आमतौर पर क्या किया जाता है कि मिडल में एक मिरर होती है जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता, मतलब कि एक साइड का बंदा दूसरे साइड के बंदे को नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अनप्रोफेशनल ये इन्वेस्टिगेशन करा गया था ये केस। लेकिन आज के वक्त में साउथ कोरिया में ये लॉ चेंज किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसकी इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से कि वो कौन है और कहां पर रहती है, सस्पेक्ट के जो पेरेंट होते हैं वो तारा का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो स्कूल तक पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बुरा भला सुनाते हैं, एंड सम ऑफ देम ब्लेमिंग हर फॉर दिस। मूवी में दिखाया गया ये सीन बिल्कुल रियलिटी पर बेस है। एंड सम ऑफ द सस्पेक्ट पेरेंट्स प्लीडिंग टू मेडिएट विद तारा। शी इवन हैड टू हाइड इन बाथरूम, क्योंकि जो सस्पेक्ट के पेरेंट थे वो लिटरली रूम के बाहर इंतजार करते थे और इसी वजह से तारा को ये स्कूल भी छोड़ना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि उन लड़कों ने जो तारा की वीडियोस और फोटो बनाई थी वो ऑलरेडी लीक हो चुकी है और उसे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि तारा एक ऐसी वाहिद लड़की नहीं है जिनके साथ उन लड़कों ने गैंग रेप किया था और उनके फोटो और वीडियोस बनाई थी। मतलब कि और भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनका उन लड़कों ने रेप किया था। उन डिस्टर्बिंग वीडियोस को पूरे स्कूल के साथ साथ लगभग पूरे शहर ने देखा था। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह सस्पेक्ट के पेरेंट्स तारा का पीछा करते थे। वो लिटरली पूरा दिन बैठ के रात तक उनके घर के बाहर बैठे रहते थे ताकि वो उनके साथ बात कर सके, ये सब कुछ खत्म कर सके। आपको अगर पता हो कि सारे साउथ एशियन कंट्रीज में, सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, SA/R केसेस को एक सिविल मैटर की तरह लिया जाता है। इफ यू वांटेड टू मेडिएट विद द पर्सन यू कैन एंड दे विल बी नॉट प्रोसिक्यूटेड। तो तारा की फैमिली इन सब चीजों से काफी परेशान हो गई थी और तारा के डैड और मदर ने उन 44 सस्पेक्ट में से 14 सस्पेक्ट की फैमिली के साथ ये सब कुछ सॉल्व करने का फैसला किया। उन सस्पेक्ट के पेरेंट ने कंपनसेशन के तौर पर $45,000
तारा के फैमिली को दिए। इनमें से बहुत सारे सस्पेक्ट के पेरेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए ये बात की कि इसमें हम बुरा क्यों फील करें। उनको चाहिए था कि बेटी की अच्छी तरह परवरिश करते, उसे अच्छा माहौल देते। अगर एक लड़की एक लड़के के पास आती है और उसे ये सब कुछ करने को कहती है तो ऐसा कौन सा लड़का होगा जो ये सब करने से मना करेगा। और ये बातें मेजॉरिटी सस्पेक्ट पेरेंट की बातें हैं। उन्हें जरा सा भी बुरा फील नहीं हो रहा था कि उनके बच्चों ने क्या किया है तारा के साथ। और ये सब यहाँ पर भी नहीं रुका। तारा के डैड ने जो सेटलमेंट के $45,000 लिए थे वो पैसे उसने अपने बहन भाइयों में तकसीम कर दिए। तारा को वो पैसे छूने को भी नहीं मिले थे। उनके जो डैड थे उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो जो 30 सस्पेक्ट बच गए थे जिन्होंने कोई मुकदमा नहीं चलाया था उन्हें यूथ डिवीजन भेजा गया। यूथ डिवीजन में बेसिकली ये होता है कि आपको काम करना सिखाया जाता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। यू कैन कंसिडर इट हेवन कंपेयर टू व्हाट दे शुड गॉटन। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो सारे सस्पेक्ट जो थे वो अंडर द एज थे। उनके ऊपर जो केस था वो सारा खत्म कर दिया गया। वो अब काम करने भी जा सकते थे, कॉलेज भी जा सकते थे और जो करना चाहें वो कर सकते थे। कोर्ट पेपर में ये बताया गया था कि ये सारे स्टूडेंट अंडर द एज जिसकी वजह से इन्हें एक और चांस दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे सिटीजन बन सके। अब तारा अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार रही हैं जहां पर वो पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। इस इंसिडेंट के बाद तारा की पूरी फैमिली सोल शिफ्ट हो गई। एक दफा तारा ने उस जगह से पैसे भी चुराए थे जहां पर वो काम करती थी और इसके लिए उसे सजा भी मिली थी। लेटर तारा आल्सो sued द पुलिस डिपार्टमेंट एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जहां उसे गवर्नमेंट की तरफ से $55,000 मिले। इसके साथ साथ जिन इन्वेस्टिगेटर ने तारा के केस पर काम किया था उनमें से 8 को सजा भी दी गई फॉर द लैक ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। और 2013 में इस लॉ को चेंज किया गया। अब SA/R केसेस को फेडरल क्राइम माना जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि तारा इन सब हालात से गुजर रही हैं और कोई नहीं है जिससे तारा बात करे। एंड आई बिलीव दैट वाज अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ तारा ट्रीटेड इन रियल लाइफ। The school system all rejecting Tara because she was a victim of this horrific, unbelievable crime. The suspect parent also being adult, treating a little 14-year-old girl like this. All adult in her life failed to bring justice for Tara. It is so hard for even adult to speak up about something like this. I applaud Tara so much for her courage, and honestly I have no idea how she even deal with this.